Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with Meenakshi. So today we will discuss about class 9 chapter 1 history the French Revolution. बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको अब क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की हिस्ट्री पढ़ाऊँगी. हिस्ट्री पहले स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री जो है वो एज अ बोरिंग सब्जेक्ट लेते हैं बच्चे, तो उन्हें हिस्ट्री जो है बहुत बोरिंग लगती है. लेकिन हिस्ट्री इतनी भी ज़्यादा बोरिंग नहीं होती. मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी एक समरी बता देती हूँ. जैसे कि हमने इंडिया स्ट्रगल के बारे में पढ़ा था कि इंडिया ने जो है वो किस तरीके से स्ट्रगल किया था, और जो बड़े बड़े हमारे नेशनल लीडर थे जैसे कि गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, उन्होंने किस तरीके से अपना जो है वो एक योगदान दिया था. इस चैप्टर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया था, किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए. तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो सबसे पहले जैसे हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये रिवॉल्यूशन क्या होता है. तो देखो, जो रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आना, पॉलिटिकल चेंज आना बहुत बड़ा, वो भी बहुत कम टाइम में. तो ये हमारा होता है रिवॉल्यूशन. अब देखो, हमारा जो मतलब ये जो टाइम है ये स्टार्ट होता है मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 में पेरिस से. अब देखो, जो पेरिस का जो सिनेरियो होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा माहौल जो होता है बहुत ख़राब होता है. वहाँ पे टोटल 7,000 पीपल जो होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और वो जो होते हैं वो गुस्से में ना आ रहे होते हैं. अब ये गुस्सा किस चीज़ का था? देखो, ये गुस्सा इस बात का था कि जो लुइस 16 थे, लुइस 16 उस टाइम के फ्रांस के राजा हुआ करते थे. ठीक है, तो उस टाइम जब उन्होंने सिपाहियों को भेजा अपने यहाँ कि भाई शहर में जाओ, तो जब वो शहर में आए तो जो लोग थे वो इस बात से भड़क गए थे, और वो कहाँ चले गए, बेसिकली जो जेल थी उसके अंदर वो अटैक करने चले गए. और उन्होंने क्या किया, जो जेल का कमांडर था ना उसे मार दिया, और वहाँ से जो जितने भी प्रिजनर थे, जो कैदी थे, उन सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो लुइस 16 था. अब यहाँ पे हम मतलब ये एक छोटी सी कहानी थी कि जो लोग थे वो किस तरीके से गुस्सा हुए. अब एक और सवाल ये आता है कि उन लोगों ने उस जेल को क्यों जलाया, क्योंकि वो जो जेल थी वो उसकी डिक्टेटरशिप को दिखाती थी. डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि तानाशाही करना, मतलब अपनी ताकत दिखाना, एक तरीके से लोगों पर ज़बरदस्ती अपनी ताकत दिखाना. ठीक है, तो वो भी कुछ उस टाइप का ही राजा था. वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था. मोनार्की का मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊँगी. तो ये एक छोटी सी कहानी थी. ठीक है, अब हम इसके पूरे बैकग्राउंड में जाके तब हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था. आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जो लोग थे वो इतने ज़्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने वहाँ की जितनी भी जो जेल थी वो सारी तोड़ दी, वहाँ की जो प्रिजन थे उनको बाहर निकाल दिया. तो इसके कारण पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लुइस 16 के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, तो जो लुइस 16 था वो एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. ठीक है, और 20 साल में जो है वो उसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रिया की एक रानी थी मरिया, उनसे. ठीक है, अब देखो, जो लुइस 16 था जिस टाइम पे वो किंग बना, तो उस टाइम पे जितना भी उस टाइम पे पैसा था वो सारा ख़त्म हो चुका था. अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट होता है बार बार एग्ज़ाम में कि ऐसा क्यों हुआ था, कि क्यों, मतलब वो तो एक राजा था, राजा के पास तो बहुत पैसा होता है, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो उसके पास पैसा था बचा हुआ वो सारा ख़त्म हो गया. तो देखो, फर्स्ट रीज़न हम कह सकते हैं कि वॉर हुआ था उस टाइम पे. बहुत सारे वॉर हुए थे, और जो हमारा लुइस 16 था उसको बड़ा इंटरेस्ट था वॉर में. कोई भी वॉर होता था तो वो वॉर में पार्टिसिपेट करता था. अब जब वॉर में पार्टिसिपेट करेगा तो वेपन्स भी खरीदने होंगे उसे. वेपन्स, कोई भी वेपन्स हो सकते हैं, मतलब तो उसके लिए जो पैसा था वो खर्च करना पड़ता था. तो इस वजह से जो पैसा था आधा इसमें लग गया. उसके बाद वहाँ पे बहुत अच्छा सा पैलेस था वर्सेटाइल में.
पैलेस मतलब क्या होता है? पैलेस मतलब होता है कि बहुत बड़ा महल था, अब उसको मेंटेन करके भी रखना था क्योंकि राजा है, राजा के पास महल तो हो गई, अब वो उसमें पैसा भी खर्च करेगा, ठीक है। तो आधा पैसा इसमें चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका था और ब्रिटेन था, अमेरिका के अंदर में ना ब्रिटेन के कुछ लोग थे, ब्रिटेन की कुछ कंट्री थी जो कि उसने उसे गुलाम बना रखा था, ठीक है। और वो जो ब्रिटेन थे वो किसके दुश्मन थे? फ्रांस वालों के। तो ऐसे में क्या किया उन्होंने, उसको वहाँ से आज़ाद कराया, ठीक है। जब उन्होंने उसको वहाँ से छुड़ाया तो क्या हुआ, उसमें भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। अब उनके पास इतना सारा पैसा तो था नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, लोन लिया। अब जो लोन वाले थे ना, उन्होंने 10% इंटरेस्ट के साथ जो है वो कहा कि हम तुम्हें तभी देंगे जब तुम हमें 10% इंटरेस्ट दोगे। उन्होंने ये डिमांड कर दी तो उन्हें देना पड़ा। और बाकी और भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की जो डिमांड होती है उसे मेंटेन करके रखना, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी सैलरी देना, तो और भी रीज़न थे। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से जो था पैसा नहीं था उस टाइम पे, जो हमारे किंग थे लुइस 16। अब देखो, अब जो फ्रांस थी, जैसे अगर हम बात करें अपने स्कूल की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्कूल है, तो हमारे स्कूल्स में 3 तरीके से जो है वो स्टूडेंट होते हैं वो डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, वह ऐसी इसमें डिवाइड होते हैं ना, जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं। तो उस तरीके से जो हमारी फ्रांस के जो लोग थे वो डिवाइड थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब देखो, जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें हमारे आते थे क्लर्जी, पादरी वगैरह, यानी कि जो आप देखते हो ना क्रिश्चियन में जो प्रीस्ट वगैरह रहते हैं वो। और सेकंड जो थे वो नोबिलिटी, यानी कि जो किंग्स वगैरह हो गए, किंग्स के साथ में जो उनके लोग रहते हैं मंत्री वगैरह, वो सारे आ गए। अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें तो थर्ड स्टेट में अदर लोग आ जाते हैं, जैसे कि हमारे फार्मर वगैरह आ जाते हैं। तो उस टाइम पे जो 90% जो फार्मर थे वो 90% फार्मर, कुछ फार्मर ऐसे थे जो कि अमीर थे, जो कि 90% थे, और जो 60% थे वो कुछ गरीब थे। अब देखो, इनको फ़ायदा क्या होता था बड़ा, इनको सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता था कि इन लोगों को टैक्स नहीं पे करना होता था। जो हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, इन लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था और तीसरे लोगों को करना पड़ता था। अब देखो, फार्मर है, फार्मर पहले से ही इतने पुअर है और उनसे अगर हम टैक्स भी लेंगे तो उनके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा। तो ये प्रॉब्लम थी फार्मर्स की, ठीक है। उसके बाद ना इन्हें टैक्स देना पड़ता था। एक टैक्स वो था जिसको कहते हैं टिथ्स। ये क्या होता था, इन्हें ना चर्च के लिए कुछ 10% का जो टैक्स है वो देना पड़ता था। और एक टैक्स था टेरी, जो इन्हें डायरेक्ट देना पड़ता था। तो देखो यार, इतने सारे ये लोग अगर टैक्स ही देते रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या। चलो ये भी सही है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया। देखो, हर देश की ना अपनी एक कहानी होती है। हर देश ने मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया होता है। जैसे इंडिया का अपना एक स्ट्रगल है, वैसे ही फ्रांस का भी जो है वो अपना एक स्ट्रगल है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन हो गई थी और 1789 में 28 मिलियन। अब आप यहाँ पे देखो कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ रही है। देखो, इस टाइम पे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो सैलरी थी ना वो सेम थी। महंगाई बढ़ गई थी लेकिन लोगों की जो सैलरी थी वो उतनी ही थी, तो इससे उनको तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो इससे क्या हुआ, जो रिच पीपल थे वो और ज़्यादा रिच हो गए और जो पुअर पीपल थे वो और ज़्यादा पुअर हो गए। इस टाइम पे एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो क्या था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब देखो, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, इसमें जो लोगों की बेसिक नीड है ना वो डेंजर जोन में आ जाती है।
अब आपकी देखो, हर एक इंसान की बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो उनकी जो खाने की जो चीज़ें थी ना, अब फसल नहीं हो पा रही थी, अकाल पड़ गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी। ब्रेड जो थे उनके रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो अब ऐसे में लोग क्या करें? लोग तो करेंगे ही प्रोटेस्ट। लोग राजा से कंप्लेन करेंगे कि भाई तुम हमारी डिमांड फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो पहला आपको रीज़न समझ में आया? पहला जो रीज़न था वो था टैक्स, कि देखो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले थे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो थर्ड वाले थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें अनइक्वालिटी दिख रही है। उसके बाद दूसरा जो था वो था फूड प्राइस। यहाँ पर भी हमें किस तरीके से अनइक्वालिटी दिख रही है कि देखो, महंगाई तो तुमने बढ़ा दी, जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो फसल है फूड को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें तो उनकी सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन जो वो मतलब फूड को हार्वेस्ट करके जो मार्केट में बेच रहे उसके जो रेट है वो हाई होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि जो पुअर पीपल थे उनके साथ कहीं ना कहीं अनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, ठीक है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages an end to privileges। अब देखो, हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई आता है। जैसे कि अगर हम अपने इंडिया की ही बात करें तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे दांडी हुई थी, तो उस टाइम पे जो हमारी बेसिक नीड थी सॉल्ट, उसको महंगा कर दिया था। बोला था कि नहीं बनाओगे सॉल्ट, ख़रीदना पड़ेगा सॉल्ट। बेसिक नीड थी ना। गांधी जी आए, गांधी जी ने उस रूल को ब्रेक किया। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन हुई। उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम पे कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने बोला कि नहीं यार, इक्वालिटी होनी चाहिए। कौन कौन से थे वो लोग? एक थे जॉन लॉकी और दूसरे थे जीन जैक्वेस रोशियस, ठीक है। तो जो हमारे जॉन लॉकी थी उन्होंने 2 ट्रीटी लिखी थी गवर्नमेंट की, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो क्या थी कि यार यहाँ पे ना मोनार्की सिस्टम जो है इसको ख़त्म कर दो। अब मोनार्की सिस्टम क्या होता है? मोनार्की सिस्टम मतलब राजतंत्र, मतलब जहाँ पर जो राजा है, जो किंग है, उसी के पास सारे राइट्स है, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो जीन जैक्विल रोशियस थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे जो लीडर है हमारा देश का, वो सबकी बातें सुने, सबकी प्रॉब्लम को समझे, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जो किंग था वो अपनी जो डिमांड होती थी बस वो फुलफ़िल करता था, बस वो अपने में ही रहता था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो फार्मर है उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे जो 2 फिलोसफर है वो आए, उन्होंने बताया कि नहीं, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों की बातों को सुने, समझे, उनको जस्टिस दिलाए। अब यहाँ पे एक और जो है फिलोसफर वो आया, मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इन तीनों की ना पावर को डिवाइड कर देते हैं ताकि किसी एक के पास ज़्यादा पावर ना आ पाए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होता है। हालांकि आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, पर मैं आपको बता देती हूँ। लेजिस्लेचर में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो रूल लॉ बनाती है, ठीक है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन बनाता है? हमारी पार्लियामेंट बनाती है। और एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जो लॉ को देखते हैं कि कौन कौन उस रूल्स को फॉलो कर रहा है जो गवर्नमेंट ने बनाए। जैसे इंडिया में कौन देखता है? हमारी ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या होता है? जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसके बाद सजा के लिए वो कहाँ जाता है? जुडिशरी। जुडिशरी हमारी कोर्ट, ठीक है। अब देखो, ये जो टैक्स इंक्रीज करने का काम था ना, ये केवल किंग के हाथ में नहीं था,
इसके लिए ना जो तीनों स्टेट थी हमारी, यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो हमारे अदर स्टेट थे, उन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना पड़ता था और जब वो डिसीज़न ले लेते थे तब वो जाके रूल पास होता था। तो ऐसी हमारी जो लास्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी? लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी 1614 में, ठीक है। और अब हमारी जो अगली मीटिंग होनी थी वो होनी थी 5 मई 1789 को। कहाँ थी? वर्सेटाइल हॉल में। अब देखो, हर उससे अपने अपने लोग आए थे। जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट की बात करें तो वहाँ से 300 मेंबर आए थे दोनों उससे। थर्ड स्टेट की बात करें तो वहाँ से 600 मेंबर आए थे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर थे वो तो बैठ रखे थे, जो थर्ड वाले थे वो खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि फार्मर वगैरह थे उस टाइम पे, तो वो सोचते थे कि ये जो फार्मर है हमसे थोड़ा नीचे हैं, लो कास्ट के या फिर कम कमाते हैं, तो उनके साथ उस तरीके से बिहेव किया जाता था। और यहाँ पे एक और अनइक्वलिटी हमें देखने को मिली कि यहाँ पर जो था वहाँ पे आर्टिस्ट, फीमेल्स और जितनी भी फार्मर्स थे उन लोगों को बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो वहाँ पर जा सके। देखो कितना बुरा हो रहा था, अनजस्टिस हो रहा था वहाँ पर। और वहाँ का सिस्टम क्या था कि देखो, हर उससे जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीनों से हर कोई एक एक वोट देगा, ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेज को पता था, क्योंकि देखो यार, नुकसान किसको हो रहा था सबसे ज़्यादा? थर्ड स्टेज को हो रहा था। फर्स्ट और सेकंड स्टेज को तो फ़ायदा हो रहा था, तो उन्हें पता था कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो तो आपस में मिल जाएंगे और नुकसान किसको होगा? थर्ड वाले को होगा। तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे और वो उसे चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई एक मेंबर का एक वोट गिना जाए, ना कि एक स्टेट का एक वोट। क्योंकि मेंबर आप देख रहे हो, मेंबर ना थर्ड स्टेट में ज़्यादा, क्योंकि हमेशा जो गरीब लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है अमीरों से, तो वो चाहते थे। लेकिन उनकी बात कौन सुनेगा? उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने छोड़ा, इन्होंने कहा कि भाई ये हमारी बात मानेंगे नहीं, अब हमें खुद से करना होगा। तो इन्होंने ये अपने आप को किंग समझने लगा और इन्होंने क्या किया, जो वर्सेटाइल का टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट, ये वहाँ पर गए और वहाँ पर इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया। मतलब खुद ही लॉ बनाने लग गए अपनी मर्जी से और डिसाइड किया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और वहाँ पे जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम जब तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम पूरा करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, जैसे एक स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल्स लिखे होते हैं, वैसे ही एक कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स लिखे होते हैं, जिसका जो पालन है वो सबको करना पड़ता है, जो जितने भी सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। अब देखो, कोई भी चीज़ हो रही है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई इसके फेवर में ही हो, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में भी होते हैं। दो लोगों ने इस चीज़ का सपोर्ट करा, मिराबियो नोबल और एबेसियस। जो मिराबियो नोबल जो थे, सॉरी, इसके वो अगेंस्ट थे। जो मिराबियो नोबल थे वो कहाँ से थे? वो नोबिलिटी सोसाइटी से थे, मतलब नोबिलिटी स्टेट से थे। अब वो तो चाहेंगे नहीं कि भाई उनको नुकसान हो और थर्ड स्टेट को फ़ायदा हो। और फर्स्ट स्टेट में से प्रीस्ट था एक, एबेसियस, वो इसके खिलाफ थे। उसके बाद देखो, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कहीं आप ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब प्रॉब्लम सॉल्व, अभी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। जो ब्रेक के जो रेट थे वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते चले गए थे। बहुत ज़्यादा अकाल पड़ने लग गया था, लोगों के लिए दिक्कत आ गई थी कि मतलब क्या खाएं, वो कैसे सरवाइव करें। सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। और उसके बाद में एक न्यूज़ आती है। क्या होती है वो न्यूज़? वो न्यूज़ ये होती है
एक अफवाह फैला दी जाती है लोगों द्वारा कि जो सेकंड स्टेज के जो लोग हैं उन्होंने कुछ जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। ठीक है, अब ऐसे में जो फार्मर है वो गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि उनके पास पहले से खाने के लिए कुछ नहीं है। भाई खाने की इतनी वो चल रही है महामारी, और ऊपर से इन लोगों ने हमारी फसल नष्ट कर दी। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी इनके इम्पोर्टेंट कागज़ वगैरह थे सब जला दिए, हाथों में वेपन्स लेके आए। तो क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग थे वो तो डर के मारे ही चले गए, और अब बचा लुई 16। तो लुई 16 को क्या करा, इन्होंने बंदी बना के रख दिया। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए। अब वो चेंजेस क्या थे, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अब उन्होंने कहा कि यार ज़्यादा प्रिविलेज देने की ज़रूरत नहीं है राजा को, क्योंकि पहले किंग के पास ही सारे प्रिविलेज होते थे। कुछ भी करना होता था किंग डिसाइड करता था, लेकिन अब जो थी उन किंग की जो पावर थी उसे रिड्यूस कर दिया गया। जो डायरेक्ट वो टैक्स देते थे, जो फार्मर वगैरह जो टैक्स देते थे वो सब अब ख़त्म कर दिया। लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था कि भाई एक में फर्स्ट, एक में सेकंड, एक में थर्ड स्टेट रहेंगे, वो सब कुछ अब ख़त्म कर दिया। और अब बोल दिया गया कि जो फ्रांस है वो मोनार्की नहीं रहेगा। मोनार्की मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो सारी पावर होती है वो किंग के पास होती है। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब कि जो उसमें रूल्स लिखे हैं वही जो है किंग उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो आपको पता चला कि जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, कितनी मुश्किलें फेस करी, उसके बाद जो अपनी जो डिमांड थी उसको मनवाया। लुई 16 को सरेंडर करना पड़ा खुद को। उसके बाद भी देखो अभी भी ये नहीं था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, अभी भी प्रॉब्लम्स जो थी वो आई जा रही थी। अब क्या आई, 1791 में नेशनल असेंबली रियल कॉन्स्टिट्यूशन बनी। राजा की जो पावर थी उसे ना बिल्कुल कम कर दिया गया था, कि मतलब जो राजा है वो ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से डिसीजन लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरा चलेगा। अब बोल दिया गया था कि भाई किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहेगी, जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में सबको वोट देने का अधिकार है ना, राइट टू वोट सबके पास है। अबव 21, पहले अबव 21 था, अब अबव 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 28 मिलियन पीपल थे जिसमें से केवल 4 मिलियन पीपल ही वोट दे सकते थे, और उसमें से भी जो 50,000 जो थे उसमें से चुन के आते थे और एक जज होता था। ठीक है, और उनमें से भी जो 745 थे वो जाते थे उस नेशनल असेंबली में, मतलब जो कि रूल्स वगैरह बना सके, मतलब तो बहुत चूज होके जाते थे। अब ये नहीं था, देखो अब जो था यहाँ पे 2 तरीके के लोग थे। देखो फ्रांस में जो पीपल वोट दे सकते हैं उन्हें बोलते थे एक्टिव सिटीज़न, और जो वोट नहीं दे सकते उन्हें बोलते थे पैसिव सिटीज़न। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव सिटीज़न के पास क्या क्या राइट होने चाहिए कि वो दे सके। सबसे पहले तो 25 अबव होना चाहिए वो, और वो उसकी जो वेजेस होगी, मतलब जो उसकी सैलरी होगी, वो जितना एक फार्मर 3 दिन में कमाता है उतना वो टैक्स, मतलब उतना पैसा उसके पास होना चाहिए कि वो मतलब उतना पैसा वो टैक्स में दे सके। तो आपको समझ में आया कि किस किस तरीके से वोटिंग हुई, किस किस तरीके से उन्होंने इतना सब कुछ तैयार किया, और इसमें कुछ राइट्स लाए गए कि भाई राइट टू लाइफ होनी चाहिए, राइट टू स्पीच, बोलने का हमें अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सब लोग इक्वल होने चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसको देखेगा कौन, इसको हमारे एग्जीक्यूटिव देखेगी कि भाई जो लॉ है सब उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और 1789 में जो लुई 16 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि कैसे पहले लुई 16 ने
जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था उनका इतना ज़्यादा प्रेशर रहता था। बाद में जो थर्ड स्टेट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब आपको लग रहा होगा कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, लुई 16 ने भी साइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन पे और सब कुछ राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब कुछ चीज़ें मिल गई। लेकिन अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। अभी अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे जो है लुई 16 वो प्लानिंग करते हैं पर्शिया के साथ कि भाई कैसे इन लोगों को हम हराएं, थर्ड स्टेट को हम हराएं और कैसे हम फिर से जो अपनी पावर है उसे पा सकें। ठीक है, तो अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप